हे एवरीवन, वेलकम टू बोर्डिंग। आई एम ट्विंकल गेटबॉल और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि सेशन बहुत डिले हो चुके हैं। आज से आपके रेगुलर सेशंस होंगे। सो आज का जो सेशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम प्रोनाउन का थर्ड सेशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले 2 सेशन मैंने पढ़ा दिए हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्लस इनके सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देन इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, जितना भी मैंने फर्स्ट सेशन से अब तक आपको कराया है प्लस वो उस सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। ओके, मेरे सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है क्योंकि मेरी सीरीज़ का जो लेवल है वो हमेशा बेसिक टू एडवांस रहता है, इसलिए मैं एसएससी में आए हुए एसएससी एग्जाम्स में आए हुए प्री प्लस मीन्स लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करती हूँ। ठीक है, सो गाइज इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियोज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको पक्का कुछ यूज़फुल तो मिलने वाला है, हेल्पफुल तो मिलने वाला है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप वीडियोस देख रहे हैं, जब आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, सो अपना एक हो सके तो अपना एक नोट्स मेंटेन कीजिए और जो भी मैं की पॉइंट्स बताती हूँ उसको स्टामा करके रखिए, उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए सो दैट आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट पे ना बहुत ईज हो जाए अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना। ठीक है ना, चलिए अब ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और सेशन का नाम है सेशन में पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी प्रोनाउंस होते हैं जो डेफिनेट नहीं होते। ठीक है, जैसे मानो मैंने बोला एवरीबडी इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, एवरीबडी इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, कि हर कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो क्या मुझे यहाँ से पता है कि हर कोई में कितने लोग हैं? इट मे बी 20, इट मे बी 30 पीपल, इट मे बी 40 पीपल। नो, नॉट सर्टेन, कोई सर्टेन नंबर नहीं है ना, कितने भी हो सकते हैं एवरीबॉडी में। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना वो किसी जेंडर को स्पेसिफिक नहीं करते, वो ये नहीं बताते कि मेल है कि फीमेल है, वो ये नहीं बताते। लेकिन हमको जेंडर को स्पेसिफिक करना वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन पर्टिकुलरली जब भी ये सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं ये इंडिविजुअली किसी भी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करते। आपको समझ में आ रहा है अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आपको समझ में आ रहा है कि एवरीबडी में किसकी बात हो रही है, कि मेल्स हैं फीमेल्स हैं? एवरीबडी में मेल्स भी हो सकते हैं, एवरीबडी फीमेल्स भी हो सकते हैं, एवरीबडी में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करने हैं, एवरीबडी के अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन यूज़ करने हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, एवरी, सम, नो, एनी, और एक ब्रैकेट में है बॉडी। जब भी मैं इन 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा एवरीबडी, मुझे मिलेगा एवरीवन, मुझे मिलेगा समबडी और मुझे मिलेगा समवन। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिलेगा समबडी, यहाँ और सॉरी नोबडी, और यहाँ मुझे मिलेगा नो वन, और एक मुझे मिलता है एनीबडी और एक मिलेगा मुझे एनीवन। ये कभी भी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं ना, क्या बनते हैं बेटा? कभी भी ये डेफिनेट प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं तो अपने बाद हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और यही की पॉइंट्स हैं कि हमेशा अपने बाद ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि हमेशा ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं ना तो बाद में यूज़ होने वाला जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। और ही के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाले जो प्रोनाउन है वो हिम भी है और हिज भी है। हिम है तो ऑब्जेक्टिव केस है और हिज है तो बेटा पजेसिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पजेसिव केस क्या होते हैं, ही का क्या होता है, आई का क्या होता है, ये सभी मैंने आपको सेशन 1 में बताया हुआ है। सो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले सेशन 1 वॉच कीजिए, देन 2 एंड देन
दिस। ओके, चलिए ठीक है। तो चलिए अब मुझे आप ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस के बाद में यूज़ होने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं, सेंटेंस में यूज़ होने वाले जो प्रोनाउन होते हैं बेटा, वो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑन टाइम। ही इज फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑन टाइम, कि उसने अपना समय पर काम वो कर चुका है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे यूज़ होने वाला जो प्रोनाउन है वो क्या है? हिज है। और हिज जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो हुआ है ही की वजह से। किसकी वजह से यूज़ हुआ है? ही की। क्योंकि आपको अच्छे से पता है ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना? ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसलिए ही के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है हिज। ही के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है बेटा, ही के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है हिज, हिज, ठीक है ना? वैसे ही शी के अकॉर्डिंग यूज होगा शी या फिर हर। शी के अकॉर्डिंग यूज होगा हर या फिर हर। और हर ऑब्जेक्टिव केस भी बनता है और हर पॉजेसिव केस भी बनता है। इतनी बात आपको क्लियर है? क्लियर है। लेकिन यहाँ पे तो ही था तो हमने हिज लगा दिया, यहाँ पे शी होता तो मैं हर लगा देती, ठीक है? यहाँ पे यू होता तो मैं योर लगा देती, लेकिन अगर एवरीबडी हो तो, कि एवरीबडी हैज फिनिश्ड होमवर्क, एवरीबडी हैज फिनिश्ड डैश होमवर्क। तो अब मुझे आप ये बताइए, अब तो एवरीबडी है, अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे तो एवरीबडी हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, अब यहाँ पे प्रोनाउन कैसा यूज होगा आप मुझे ये बताइए। इस केस में जब एवरीबडी, समबडी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं तो जो प्रोनाउन यूज होता है वो प्रोनाउन हमेशा ही के अकॉर्डिंग यूज होता है। किसके अकॉर्डिंग यूज होता है? ही के अकॉर्डिंग यूज होता है। और ही के अकॉर्डिंग यूज होता है तो हो जाएगा बेटा हिज, हो जाएगा हिज। अगर कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो प्रोनाउन यूज एवरीबडी के अकॉर्डिंग यूज होगा ही के अकॉर्डिंग। एवरीबडी अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग यूज होगा जब तक जेंडर स्पेसिफिक ना हो। लेकिन अगर जेंडर स्पेसिफिक हो जाए, वुमेन आ जाए तो तब यहाँ पे यूज होगा शी के अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग यूज होगा, शी हर, देखो और वो क्या होता है? हर ऑब्जेक्टिव भी बनता है और हर पॉजेसिव केस भी बनता है। ये आप लोगों को पता होगा कि हर ऑब्जेक्टिव केस भी बनता है, हर पॉजेसिव केस भी बनता है, ठीक है? लेकिन जब तक स्पेसिफिक ना हो तब तक हम प्रायोरिटी किसे देंगे? तब हम प्रायोरिटी देंगे ही को। लेकिन अगर जेंडर स्पेसिफिक है, फीमेल्स की बात हो रही है, तब हम प्रायोरिटी देंगे शी को, तब हम शी के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन अगर जेंडर मेल की बात हो रही है तब भी ही के अकॉर्डिंग ही होगा। इतना तो क्लियर है। लेकिन जेंडर ही स्पेसिफिक नहीं है तब उस केस में हम प्रायोरिटी देंगे प्रोनाउन ही को। किसको? ही को। इतनी बात क्लियर है। अब आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एवरीबडी नोज हाउ टू टीच इन द क्लास। तो एवरीबडी के बाद, एवरीबडी क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। एवरीबडी के बाद यूज होने वाली वर्ब बेटा हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक? चलिए, ये तो थी बेसिक सी बात। अब अगर मैं सेकंड सेंटेंस में देखती हूँ, ध्यान से समझिए, एवरीबडी हैज़ टू डू हिज होमवर्क ऑन टाइम। तो एवरीबडी हैज़ टू डू हिज होमवर्क ऑन टाइम। तो एवरीबडी क्या है बेटा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब तो सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक? लेकिन बाद में यूज होने वाला प्रोनाउन हमेशा किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सेंटेंस में बाद में यूज होने वाला जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट कैसा है? एवरीबडी। और अब एवरीबडी से क्या हमें पता चल रहा है कि ये मेल की बात हो रही है फीमेल की? नहीं, हमें तो नहीं पता चल रहा। जब पता नहीं चल रहा है तो ऐसे केस में मैंने बताया है हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ही को प्रायोरिटी देंगे।
ही को प्रायोरिटी देंगे, तो ही के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा हमारा हिज, तो इसलिए बेटा यू आया यहाँ पे हिज, ठीक है ना। चलिए अब मैं थर्ड एग्जाम्पल की अगर बात करूं, ध्यान से समझिए, एवरीबडी अमॉन्ग दीज गर्ल्स, एवरीबडी अमॉन्ग दीज गर्ल्स, एवरीबडी अमॉन्ग दीज गर्ल्स, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि इन लड़कियों में से एवरीबडी, इन लड़कियों में से हर कोई, तो हर कोई में तो सारी लड़कियां होंगी, इन लड़कियों में से हर कोई तो होंगी तो सब लड़कियां ही ना, इन लड़कियों में से हर कोई की बात हो रही है तो होंगी तो सारी लड़कियां ही ना। अब तो जेंडर एक इंडिकेशन दे दिया है ना, तो जेंडर जब दे दिया है, अब यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा बेटा शी के अकॉर्डिंग, और शी के अकॉर्डिंग यूज होने वाला प्रोनाउन क्या है, हर, क्या है, हर। इतनी बात क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सेंटेंस पे आती हूँ, नोबडी नोज हाउ बैड दिस कुड गेट, तो नोबडी के बाद आने वाली वर्ब बेटा हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, डिस्कस कीजिए, आई सॉल्व योर डाउट्स। एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंडिंग विद थिंग, ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनके बाद थिंग आता है, जैसे एवरीथिंग, जैसे समथिंग, जैसे नथिंग, जैसे एनीथिंग, तो इन प्रोनाउन के बाद हमेशा आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इतनी बात क्लियर है, वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए इंडेफिनिट, मैंने जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया था तो मैंने सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं एक साथ लिखाए थे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये वाले भी मैंने एक साथ लिखाए थे ऊपर बाकी प्रोनाउंस के साथ, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ। यहाँ पे मैंने सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना, जिनके बाद थिंग आता है, जो थिंग से एंड होते हैं, लाइक एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनका थोड़ा सा रूल डिफरेंट है, एक दो की पॉइंट्स इनके डिफरेंट हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन से, सो इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है, ठीक है। बाकी ये होते ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस ही है, ठीक है। तो इनके बाद यूज होने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज होगा बेटा, प्रोनाउन यूज होगा इट के अकॉर्डिंग, और वो क्या हो सकता है, एक तो इट हो सकता है और क्या हो सकता है, इट्स हो सकता है। इट क्या होता है, इट ऑब्जेक्टिव केस होता है और इट्स हमारा होता है पॉसेसिव केस, ठीक है। दो तरीके के प्रोनाउन यूज हो सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि इनके बाद इनकी यूसेज में कभी भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ, जैसे जो कि थिंग से एंड हो रहे हैं, इनका पोजेशन दूसरे नाउन के साथ दिखाना है, तो कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज मत कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए देयर इज नथिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये जो इज यूज हुआ है ना बेटा, ये थिंग नथिंग के लिए यूज हुआ है, क्योंकि नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है एंडिंग विद थिंग, तो इसलिए वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और आपको अच्छे से मैंने पहले भी ये बहुत बार बताया है कि बेटा देयर जो है ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। अब जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तो आपको अच्छे से पता है देयर के बाद जो भी वर्ब आएगी, वो वर्ब अपने बाद आने वाले, देयर के बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मतलब जैसा नाउन प्रोनाउन का नेचर है, जो भी रूल कहता है नाउन प्रोनाउन के बारे में, वैसे ही वर्ब एग्री करती है। तो यहाँ पे जो है बेटा, नाउन प्रोनाउन, इसके बाद आने वाला वो क्या है, नथिंग। और आपको ये अच्छे से पता है कि नथिंग के साथ यूज होने वाली वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए देयर को देख के कभी भी आर मत लगा दीजिए, कभी देयर सोचे कि देयर है तो आर कर दे, नो नेवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज इनक्रेडिबल, अब देखिए यहाँ पे जो पोजेशन शो किया है वो ब्यूटी और एवरीथिंग के बीच में किया गया है, ठीक है ना। पोजेशन शो करना कैसे, ये मैंने नाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ब्यूटी और एवरीथिंग के बीच में पोजेशन शो हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या,
मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? मैं ऑफ लगा के कर दूँ, मैं ऑफ लगा के कर दूँ, चाहे मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगा के कर दूँ, मुझे तो पोजीशन शो करना है, तो ऐसे लिख सकती हूँ क्या? तो मैं बोलूँगी नहीं, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि आप इनके साथ, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ एंडिंग विद थिंग, आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हो, आप यूज़ अपॉस्ट्रोफी एस का नहीं कर सकते हो, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या है? द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज इनक्रेडिबल। ठीक है, चलो। नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो एवरीथिंग के बाद यूज होने वाली वर्ब बेटा हमेशा कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, वन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, किसी न किसी सेट में वन से तो एरर पक्का बनती है, ठीक है? अब कभी भी वन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है ना, तो अपने बाद हमेशा कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो वन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा बेटा सिंगुलर वर्ब होगी, पहला की पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो बाद में यूज़ होने वाला जो प्रोनाउन है ना, बाद में यूज़ होने वाला जो प्रोनाउन है, मैंने पहले भी बताया सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे डिपेंड करेगा वन पे। और वन के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाले जो प्रोनाउन है वो क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है वंस, और जो कि है पजेसिव केस। कैसा केस है बेटा? पजेसिव केस। और एक है वन सेल्फ। कैसा है? वन सेल्फ। ये है बेटा रिफ्लेक्सिव केस। कैसा केस है? रिफ्लेक्सिव केस। और रिफ्लेक्सिव केस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये मैं अभी इस वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है ना? चल, अब आप मुझे एक बात बताइए कि वन और वंस में क्या डिफरेंस होता है? वन और वंस में क्या डिफरेंस होता है? बोलिए, वन और वंस में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, वन जो होता है ना वो सिंगुलर है, और इसका प्लूरल फॉर्म है वंस, इसका प्लूरल फॉर्म है वंस। बस ये डिफरेंस है और कोई नहीं, ठीक? इतनी बात आपको क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं जो आपको समझाने वाली हूँ, आप स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कि कभी भी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी वन से पहले, कभी भी वन से पहले, कभी भी वन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, कभी भी वन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज मत कीजिए, मत कीजिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे माइन, जैसे हिज, जैसे हर, जैसे योर, जैसे एवर। तो ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो वन से पहले कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज मत करो। तो फिर क्या यूज करें? तो फिर क्या यूज करें? तो आप यूज करो वन से पहले, वन से पहले हमेशा एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। और आपको अच्छे से पता है एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये मैंने सेशन 1 में आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो वन से पहले एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप ये नहीं लिख सकते, आप ये नहीं लिख सकते योर वन, आप लिखेंगे योर्स वन। क्या लिखेंगे बेटा? योर्स वन, ठीक है? क्योंकि योर्स क्या है? एपीपी, एब्सोल्यूट पॉजेसिव प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला फर्स्ट एग्जाम्पल, वन हैज़ टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ। तो वन के बाद आने वाला जो वर्ब है वो कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है? तो ये तो थी सिंपल सी बात, ये तो आपको पता है, वन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है। नाउ सेकंड पे अगर मैं देखूं तो वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ड्यूटी, कि वन को अपनी ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए, वंस क्या है? वंस है पॉजेसिव केस, वंस है पॉजेसिव केस। किसका पॉजेसिव केस? वन का पॉजेसिव केस। किसका पॉजेसिव केस? वन का पॉजेसिव केस। और मैंने बात अच्छे से बताई है कि प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आता है? प्रोनाउन यूज होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन यूज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए वंस किसके अकॉर्डिंग आया है यहाँ पे? वन के अकॉर्डिंग। और वन का पॉजेसिव केस क्या है?
वन का पॉजेसिव केस है वंस, वन का पॉजेसिव केस है वंस। नाउ थर्ड सेंटेंस, वन गर्ल इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, वन गर्ल इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे हर यूज होगा या फिर वंस यूज होगा? लेट मी नो, जस्ट थिंक अबाउट इट। वन गर्ल इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, वन यूज होगा, हर यूज होगा या फिर वंस यूज होगा? थिंक अबाउट इट, वंस यूज होगा कि हर यूज होगा? सोचिए जरा इसे। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, सोचिए जरा इसे कि हर यूज होगा कि वंस यूज होगा। मैंने हमेशा आपको एक बात बार बार बोल रही हूं कि सेंटेंस में यूज होने वाला प्रोनाउन, बाद में यूज होने वाला प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे वन सब्जेक्ट है? क्या यहाँ पे वन सब्जेक्ट है? सोचिए, क्या वन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है गर्ल, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है गर्ल। कैसे? अब देखो, ये है वन गर्ल इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। गर्ल क्या है आप मुझे बताओ? गर्ल क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले क्या आया है? वन। नाउन से पहले क्या आया है? वन। गर्ल से पहले क्या आया है? वन। जो क्या कर रहा है? गर्ल को और नाउन को और स्पेसिफाई बना रहा है, नाउन को और क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को और क्वालिफाई कर रहा है। और जो क्वालिफाई करते हैं नाउन प्रोनाउन को, वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो वन गर्ल, कैसी गर्ल? कितनी गर्ल? एक गर्ल। कैसी गर्ल? एक गर्ल। टू गर्ल्स, कितनी गर्ल्स? दो गर्ल्स। तो गर्ल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, गर्ल को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है वन। यहाँ पे वन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट गर्ल है। गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है वन, गर्ल के बारे में बता रहा है वन कि कितनी गर्ल है भाई, कि एक गर्ल है। तो इसलिए वन, क्योंकि वो गर्ल को, और गर्ल नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए वन एडजेक्टिव है। इसलिए यहाँ पे वन एडजेक्टिव है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? गर्ल। नाउन गर्ल, हमारा सब्जेक्ट क्या है? गर्ल है। इसलिए जो हर है, और मैंने बताया बाद में आने वाला प्रोनाउन किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और गर्ल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? क्योंकि गर्ल जेंडर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आने वाला जो प्रोनाउन है वो बेटा क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इसलिए वंस नहीं आएगा, इसलिए वंस नहीं आएगा। तो ऐसा कभी मत कीजिए कि आपने वन को देखा, आगे का सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, आगे का सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, वन को देखा, अच्छा ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मान लिया उसे और उठा के एरर मार दी और हर को मारा क्रॉस और लगा दिया टिक वंस पे। नो, सेंटेंस पूरा पढ़िए, सेंटेंस को समझिए। इसलिए ही मैंने ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी लेवल एनहांस करने के लिए मैंने सेंटेंस आपको यहाँ पे डाला है कि देखिए कैसे कैसे कंफ्यूजिंग सेंटेंस एसएससी कमीशन आपसे पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपका मार्क्स कम कर सकता है, आपको बहुत लाखों बच्चों से पीछे कर सकता है, एक मार्क है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हिज कंप्यूटर इज बेटर देन योर वन। हिज कंप्यूटर इज बेटर देन, वन से पहले पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस का यूज़ नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे? क्या आ जाएगा? योर्स वन। क्या आ जाएगा बेटा? योर्स वन। क्यों नहीं होता पॉजेसिव केस का यूज़? पॉजेसिव केस का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉजेसिव केस बोलूँ या एडजेक्टिव बोलूँ, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा अपने बाद नाउन लेता है, पोजेशन शो करने के लिए हमेशा अपने बाद नाउन लेता है, और इसमें तो हमेशा नाउन होता है। ये बात सेशन 1 में मैंने आपको बताई थी, है कि नहीं? चलिए, समझ में आई इतनी बात आपको? चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आ जाओ।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आ जाइए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सेम हो और ऑब्जेक्ट भी सेम हो, मतलब दीज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब एक सेंटेंस में, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी वो हो और ऑब्जेक्ट भी वो हो, सब्जेक्ट भी वही है ऑब्जेक्ट भी वही है, तो ऐसे में हम बोलते हैं, इन्हें प्रोनाउंस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? जैसे मैं सेंटेंस के तौर पे लिखती हूँ, जैसे द पियोन रैंग द बेल, द पियोन रैंग द बेल, ठीक है। ठीक है, पियोन ने बेल बजाई, ठीक है ना। चलिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। ये जिसके लिए वर्ब यूज हुई हो वो सब्जेक्ट होता है ना। मैंने बेसिक्स बताया अपनी क्लासेस में। तो द पियोन क्या है? पियोन डूअर है, या बोलूँ मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। रैंग क्या है? रैंग यहाँ पे हो जाती है वर्ब। क्या हो जाती है? वर्ब। और ये जो द बेल है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर। रिसीवर किसका रिसीवर होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर। किस बात का? सब्जेक्ट का रिसीवर। जो भी सब्जेक्ट का काम होगा या जो भी एक्शन सेंटेंस में डूअर हो रहा होगा, डूअर कर रहा होगा, या सब्जेक्ट के एक्शन का इम्पैक्ट लेने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कि पियोन है डूअर, काम करने वाला। पियोन ने घंटी बजाई, बजाना क्या हो गया? वर्ब। क्या बजाई? घंटी बजाई। तो पियोन ने काम किया, उस काम का इफेक्ट किस पे आया? बेल पे आया। किस पे आया? बेल पे आया। पियोन ने इधर से ऐसे मारा हथौड़ा, इफेक्ट किस पे पड़ा? बेल पे। तो बेल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला, किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस केस में आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट तो पियोन है, और रिसीवर ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑब्जेक्ट क्या है? वो बेल है। तो कहने का मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अलग है और सब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोल दूं कि ही इज एंजॉइंग himself at the party, he is enjoying himself at the party। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। सब्जेक्ट क्या है? ही है। सब्जेक्ट क्या है? ही है। और वो क्या कर रहा है? वो एंजॉय कर रहा है। कहाँ पे? पार्टी में एंजॉय कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ही है। और वो क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं एंजॉय कर रही हूँ तो क्या उस चीज़ का फर्क किसी पे पड़ेगा? नहीं। वो तो मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ, मैं डूअर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। क्या उसका फर्क किसी ऑब्जेक्ट पे कोई रिसीवर है? नो, मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ। अब आप बोलेंगे द पार्टी तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा ध्यान रखो, ये एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो बेल है ना, ये जो बेल है, द बेल है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टी है वो एट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सॉरी एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन और वर्ब ही क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो ये जो बेल है ये रैंग का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब कोई काम हो रहा है, जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और प्रीपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जो द पार्टी है वो एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि एंजॉइंग का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ही इज एंजॉइंग, वो पार्टी एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो खुद ही एंजॉय कर रही है और खुद ही उस पर फर्क आ रहा है। भाई वही डूअर है और उस एंजॉयमेंट का सारा असर भी उसी पे ही पड़ रहा है। तो इसका मतलब ही ऑब्जेक्ट हो गया। इस केस में ही सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट डूअर भी वही है, रिसीवर भी वही है, ही
है कि नहीं? तो यहाँ पे सेकंड केस में आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। ऑब्जेक्ट मिसिंग है ना, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, हिमसेल्फ का यूज़ किया है। हिमसेल्फ का यूज़ किया है, और हिमसेल्फ का यूज़ किया है, इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये हिमसेल्फ किसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हिमसेल्फ यूज हुआ है ही के अकॉर्डिंग। हिमसेल्फ यूज हुआ है ही के अकॉर्डिंग, इसलिए ये ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बात समझ में आती है? ऊपर वाले अगर सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, बेल ऑब्जेक्ट अलग है, डूअर अलग है, ऑब्जेक्ट रिसीवर अलग है। लेकिन नीचे के सेंटेंस में अगर मैं बात करती हूँ, सेकंड सेंटेंस में मैं बात करती हूँ, तो सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। ठीक है, पार्टी करने वाला और उसके मज़े जो एंजॉय कर रहा है वो रिसीवर भी, और उसका जो इफेक्ट है वो सेम है। ऑब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है। तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बोलूँ, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, करेक्ट अगर मैं करूं तो जब सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, तो उस केस में जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा और सब्जेक्ट भी वही बनेगा और ऑब्जेक्ट भी वही बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम रहेंगे और वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, उस केस में हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। अब समझ में आया? उस केस में हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है, अच्छा इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, देखिए सेल्फ में और सेल्फ्स में क्या डिफरेंस है, सेल्फ में और सेल्फ्स में क्या डिफरेंस है? तो सेल्फ होता है सिंगुलर और सेल्फ्स होता है प्लूरल, ठीक है ना। सेल्फ होता है सिंगुलर, सेल्फ्स होता है प्लूरल। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। वी का क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ या फिर अवर सेल्फ। यू का हो जाएगा योर सेल्फ। ही का हो जाएगा हिमसेल्फ। शी का हो जाएगा हर सेल्फ। इट का हो जाएगा इट सेल्फ। दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। ठीक है ना, ठीक है ना। और वन का क्या हो जाएगा, ओहो वन का मैं यहाँ लिखा देती हूँ, वन का क्या हो जाएगा, वन सेल्फ। ठीक है ना, वन का क्या हो जाएगा, वन सेल्फ। तो ये लिस्ट पूरी आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की लिस्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एक मतलब होता है ना, ये सब जो वर्ड है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, वनसेल्फ, ये सारे एक मीनिंग कन्वे करते हैं कि वो काम उसने स्वयं किया है, स्वतः, स्वयं, अपने आप। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इनके की पॉइंट्स क्या है, एरर कहाँ बनती है, एरर कैसे बनेगी। नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज मत कीजिए। जैसे मैंने बोला आई, सॉरी ही एंड माई सेल्फ have been invited to the party। जैसे मैंने बोला he and myself have been invited to the party, कि वो मैं पार्टी के लिए इनवाइट किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, और एंड के बाद आने वाला भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं। सेशन 2 में मैंने आपको प्रोनाउन में बताया है कि एंड क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन सिमेट्री को फॉलो करता है। अगर एंड से पहले अगर सब्जेक्ट यूज हुआ है, एंड से पहले अगर सब्जेक्ट यूज हुआ है और सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एग्री करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जितने भी प्रोनाउंस हैं यूसेज होने वाले, वो नाउन और प्रोनाउन के ऊपर एग्री करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एक प्रोनाउन है, तो वो भी नाउन और प्रोनाउन पे एग्री करेगा।
कैसे, जैसे मैंने बोला he is enjoying himself at the party, कि वो अपनी पार्टी खुद, मतलब वो अपने खुद पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ही इज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप पार्टी एंजॉय कर रहा है, तो ही इज एंजॉइंग हिमसेल्फ। तो जो हिमसेल्फ यूज हुआ है किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, ही के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे लिख देती, अगर मैं यहाँ पे कर देती शी, तो तब यहाँ पे क्या हो जाता, हर सेल्फ, तभी यहाँ पे क्या हो जाता, हर सेल्फ हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस पे एग्री करता है, किससे एग्री करता है, नाउन प्रोनाउन से एग्री करता है, नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। इतनी बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट ये है, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। ऑब्जेक्ट तो मिसिंग होता ही है, आपको पता ही है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद जो है आप क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये वर्ब आप जरा याद कर लें, ठीक है। जैसे अम्यूज, जैसे अवेल, जैसे ब्लेम, एंजॉय, हर्ट, बिहेव, इंट्रोड्यूस, अडैप्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, कट। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि क्या लेती हैं अपने बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। जैसे मैंने बोला he has absented himself for 20 days. He has absented himself for 20 days, कि वो अपने आप को 20 डेज के लिए एब्सेंट कर चुका है, ठीक है ना। तो एब्सेंट, देखिए एब्सेंट के बाद आने वाली जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज होगा, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ व्हाइल ही वाज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। जब वो वेजिटेबल्स काट रहा था उसने एक्सीडेंटली अपने आप को भी कट कर लिया, मतलब एक्सीडेंटली हो गया। तो ही के बाद, कट के बाद यूज होने वाला देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन से एग्री करता है। तो हिम किसके लिए आया है, ही के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। दो एरर हमने यहाँ पे की पॉइंट समझ लिए। वो की पॉइंट्स क्या की, पहला की पॉइंट ये है कि कट के बाद, देखिए कट है ना यहाँ पे, कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। तो कट के बाद यूज होने वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा की पॉइंट ये है कि वो नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, नाउन प्रोनाउन से एग्री करता है। तो ही के अकॉर्डिंग यूज होने वाला जो नाउन प्रोनाउन है वो है हिमसेल्फ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दे इंजर्ड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द मैच। तो इंजर्ड के बाद कैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, दे के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, करेक्ट। चलिए, आई एन्जॉय माई सेल्फ एट द मूवी। तो एन्जॉय के बाद आने वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ, क्योंकि एन्जॉय के बाद आने वाला क्या है, माई सेल्फ। क्या है माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आया है, आई के अकॉर्डिंग आया है। वैसे ही हैज एब्सेंटेड हिमसेल्फ फॉर 20 डेज। तो उसने खुद अपने आप को एब्सेंट कर दिया। तो एब्सेंट के बाद आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ही के अकॉर्डिंग आया है। आई डिड इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर लूँगा, ठीक है, मैंने इसे खुद कर लिया। तो आई डिड इट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ किसके अकॉर्डिंग आया है, आई के अकॉर्डिंग आया है, कि मैं इसे खुद कर लूँगा। आई डिड इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर लूँगा, ठीक है ना। अब ये तो थी बात, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ही एक्सीडेंटली कट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ही एक्सीडेंटली कट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। एक्सीडेंटली क्या है, एडवर्ब है। कट क्या है, वर्ब है। और वर्ब के अगर मैं हिमसेल्फ को हटा दूं तो कट के बाद कोई कट क्या है, वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कट का कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। कट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने हिमसेल्फ यूज किया। वाइल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद यूज हो जाता है पूरा सेंटेंस, ठीक है। या वाइल, ये सोच लिए वाइल एक कनेक्टर, ठीक। दूसरे सेंटेंस में देखूं, दे इंजर्ड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द मैच। दे इंजर्ड, अगर मैं देमसेल्व्स ना लगाती तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता, दे इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। दे इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच कैसा होता ये सेंटेंस, दे इंजर्ड
दे इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच, दे इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता है। तो दे क्या हो जाता है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंजर्ड हो जाती है वर्ब, और ड्यूरिंग है प्रीपो, और द मैच इसका ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। है कि नहीं? है कि नहीं? अब दूसरी बात ये है, अब थर्ड सेंटेंस में आऊँ, आई एंजॉय माई सेल्फ एट द मूवी। तो ये जो द मूवी है ना, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंजॉय का ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसलिए यूज हुआ है माई सेल्फ। ही हैज़ एब्सेंटेड हिमसेल्फ फॉर 20 डेज। ये 20 डेज है ना, ये फोर का ऑब्जेक्ट है, फोर का ऑब्जेक्ट है, फोर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ही हैज़ एब्सेंटेड, एब्सेंटेड अगर मैं बोलूँ, एब्सेंटेड का ऑब्जेक्ट कहाँ है? नहीं है, गायब है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है हिमसेल्फ। आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। तो ये मैंने खुद किया है, स्वयं किया है, ठीक है, ये मैंने स्वयं किया है। आई डिड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद किया है। तो डिड का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ठीक है, डिड का ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो इसलिए मैंने यूज़ किया है माई सेल्फ, ठीक है। तो ये मैंने खुद किया है, तो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है कि मैंने खुद किया है, स्वतः, स्वयं किया, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। किसकी बात करेंगे? प्रैक्टिस सेशन की। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। बताइए एरर कहाँ पे? इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। बताइए। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, हमेशा, कि कभी भी आपको दो क्या दिख जाए, दो सब्जेक्ट दिख जाए, आप हमेशा उनकी नंबरिंग कर दो। ये नंबर 2 है, ये नंबर 1, ये दो नंबर, ये 2 सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। समझाया है मैंने ये, फर्स्ट और सेकंड सेशन में समझाया मैंने ये, कि सबसे पहले आप नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग के बाद आप सेंटेंस को रीड करो कि सेंटेंस का सेंस कैसा है। इट इज़ यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। अब मुझे एक बात बताइए, ये ब्लेम हो रहा है और एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो नेगेटिव सेंस तो दे रहा है। जब नेगेटिव सेंस दे रहा है तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर होगा 1 2 3, ऑर्डर होगा 1 2 3, तो 2 3 तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 and 2, तो ये हो जाएगा इट इज़ I and it is I and you, it is I and you। तो अब मुझे एक बात बताइए, it is I and you it is I and you who are to blame for this accident। क्लियर? चलिए, इतनी बात क्लियर है ना? चलिए, the articles published in this magazine are better than that of in that magazine। the articles published in that magazine are better than that of। मैंने आपको that of और those of वाला पॉइंट आपको समझाया था। तो आर्टिकल्स क्या है? देखिए, आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स यहाँ पे आर्टिकल्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। आर्टिकल्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए क्या आता है? दैट ऑफ नहीं आता, क्या आता है बेटा? दोज ऑफ। प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए आता है दोज ऑफ, और सिंगुलर नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए आता है, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आता है दैट ऑफ। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। वन शुड बी ट्रू टू हिज आएगा? नो, क्या आ जाएगा? होमवर्क है आपका, मुझे बताएंगे कमेंट करके। If someone have finished the work, he may go home। If if देखिए, someone क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर कोई, if someone have finished the work, he may go home। अगर किसी ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है तो वो घर जा सकता है। तो if someone के बाद आने वाली बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, तो हैज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, everybody who was working in that office have a day's pay as their contribution to the dependents of Dr. Mukesh who had died on duty, right? चलिए, तो everybody who was, देखिए everybody क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है।
हु यहाँ पे बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, और हु के बाद आने वाली जो वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। और एंटीसीडेंट क्या है? एवरीबडी। तो आपको पता है अच्छे से कि एवरीबडी के साथ एवरीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ यूज वर्ब होती है सिंगुलर, तो इसलिए वॉज तो ठीक है, वॉज तो ठीक है। देखिए सारी की पॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं, सारी की पॉइंट्स चेक कीजिए, तो वॉज तो बिल्कुल ठीक है। वर्किंग इन दैट ऑफिस, हैव किसके लिए यूज हुआ है? हैव यूज हुआ है इस एवरीबडी के लिए, कि एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस हैव, तो हैव नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। इस सेशन में जो मैं करा रही हूँ प्रोनाउन का, इसमें मैं आपको आई थिंक कुछ बच्चों को अगर दिक्कत है ना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब कौन से सब्जेक्ट की है, ये इसका सेशन एक अलग से मैं रखूँगी और आई होप वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कौन सी वर्ब है, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी आप लोगों को, आई नो, तो ये सेशन मैं अलग से आपका करवाने वाली हूँ कि कौन सी वर्ब कौन से सब्जेक्ट की है। मान ली बहुत सारे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको समझ में आता है, लेकिन जब सेंटेंस लेंथी हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा वर्ब किस सेंटेंस का किस सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। तो इसका सेशन रखते हैं हम अलग से, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैव है ये एवरीबडी का वर्ब है, तो एवरीबडी के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, तो इसलिए हैज आया है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड themselves फ्रॉम द ऑफिस। तो द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड। एक बात मुझे हमेशा ध्यान रखिए, आपको एक बात याद होगी, मैंने नाउन प्रोनाउन में पढ़ाई थी, कभी भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड हो, और भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स दिखाए थे, फिलहाल मैं एज वेल एज की बात करती हूँ कि कभी भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड हो तो वर्ब बेटा हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करेगी। यहाँ पे आप एक बात और ऐड कर लीजिए अब, कि अगर प्रोनाउन यूज़ होता है, प्रोनाउन यूज़ होता है ना, प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, प्रोनाउन भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। अब देखिए, तो ऑफिसर हो जाता है सब्जेक्ट 1, एज वेल एज से कनेक्टेड है, द असिस्टेंट्स हो जाता है सब्जेक्ट 2, एब्सेंटेड, एब्सेंटेड के बाद यूज हो रहा है हमारा कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नाउन और प्रोनाउन के साथ एग्री करेगा, नाउन प्रोनाउन के साथ एग्री करेगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट 1 के साथ एग्री करेगा, तो themselves नहीं आएगा। ऑफिसर क्या है? ऑफिसर क्या है? जब जेंडर पता ना हो तो प्रायोरिटी देते हैं ही को, जब जेंडर का डिटरमाइन करना नहीं कर सकते तो प्रायोरिटी देते हैं ही को, तो हो जाएगा एब्सेंटेड हिमसेल्फ, एब्सेंटेड हिमसेल्फ। इतनी बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फॉर बेटर देन हिम। मैंने आपको हमेशा बताया है सब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन है और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन है, करेक्ट। तो यू आर फॉर बेटर देन हिम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बेटर हूँ, मैं तुमसे बहुत बेटर हूँ, तो यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो ही हिम नहीं आएगा, यहाँ भी कैसा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। चलिए, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। अब मुझे एक बात बताइए, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया, आपको पता होगी इंट्रोड्यूस, मैंने वर्ब लिखाई थी कि इंट्रोड्यूस के बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस, देखिए टू जो है, टू एक प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और
एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, दैट इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। और कैसे इंट्रोड्यूस करना है, एज जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये जो इंट्रोड्यूस है, देखिए ये हो जाता है सब्जेक्ट और ये हो जाती है वर्ब। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं और वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसलिए, और हमें अच्छे से पता है इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो इसलिए इंट्रोड्यूस के बाद हम क्या लगा देंगे, ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन और द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विल डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। ठीक है ना, तो एनी ऑफ द टू, तो टू के बाद देखिए टू पिक्चर्स हैं, तो इसलिए एनी तो नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ईदर। ईदर यूज होता है दो के लिए, और एनी वन, एनी वन ऑफ एनी ऑफ ये यूज होता है दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, और हमेशा यहाँ पे एक की पॉइंट और समझा दूँ, यहाँ से भी बहुत एरर पूछता है। कभी कभी कमीशन क्या लिखता है, इसे लिख देता है सीइंग वर्थ, इज सीइंग वर्थ। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कंफ्यूज करता है कि पॉलिटिशियन के बाद इज है और इसके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी लगता है। नॉर्मल सेंस तो, नॉर्मल जनरल तो यही होता है ना कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब और इसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब में आईएनजी। अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं, कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूं, तो पॉलिटिशियन इज सीइंग वर्थ वो ऐसे लिख देगा और लगेगा ज़्यादातर को कि ये सही है, लेकिन कभी भी वर्थ सीइंग वर्थ नहीं होता है, हमेशा वर्थ सीइंग होता है, हमेशा वर्थ सीइंग होता है। तो यहाँ भी एरर पूछता है, एसएससी ने पूछी हुई है एरर ये। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, कभी भी सीइंग वर्थ मत कीजिए, वर्थ सीइंग होता है। ठीक है, चलिए। Every of the 5 children is standing in the corner of the room is dexterous in paintings. Every of the children. तो every of the children is standing in the corner of the room is dexterous in paintings. तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या एरर है, और ये आपका है होमवर्क। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, या तो ग्रुप में बताइए या फिर कमेंट करके, राइट। चलिए, he asked for permission to go out but his father did not give. He asked for permission to go out but his father did not give. उसने परमिशन के लिए पूछा, he asked for permission. He asked for permission to go out but उसके पापा ने परमिशन नहीं दी, but his father did not give. His father did not give. तो अब इस सेंटेंस में आप सोचिए क्या एरर है, और मुझे बहुत छोटी सी एरर है, मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितना चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसका आप मुझे होमवर्क में दीजिए। मैंने 2-3 बार सेंटेंस पढ़ के भी आपको हिंट दिया है, आप मुझे बताइए इसमें एरर कहाँ पे है। ठीक है, चलिए। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन, देखिए होटल्स की बात हो रही है, तो होटल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द होटल ऑफ पटना आर मोर, जो पटना के होटल हैं वो मुजफ्फरपुर से ज़्यादा लग्जरियस है, या फिर पटना के जो होटल्स हैं वो मुजफ्फरपुर के होटल से ज़्यादा लग्जरियस है। कंपैरिजन जो हो रहा है वो पटना के होटल्स में और मुजफ्फरपुर में हो रहा है, ये पटना के होटल्स में और मुजफ्फरपुर के होटल्स में हो रहा है। तो आप देखेंगे जो कंपैरिजन हो रहा है ना, वो होटल्स के बीच में हो रहा है। एक होटल्स हैं पटना के और एक होटल्स हैं मुजफ्फरपुर के। इतनी बात समझ में आई? एक होटल है पटना के, एक होटल सब मुजफ्फरपुर के, तो होटल्स के बीच में कंपैरिजन है, ना कि मुजफ्फरपुर और होटल्स के बीच में। तो ये कहना गलत होगा लग्जरियस दैन मुजफ्फरपुर। आप लिखोगे द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दोज ऑफ, और दोज ऑफ किसके लिए आया है, होटल्स, क्योंकि होटल्स प्लूरल। इतनी बात समझ में आई? चलिए, he was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. मुझसे ज़्यादा सरप्राइज था ये देखिए कि जो डांसिंग गर्ल है वो हमारी तरफ आ रही थी। ठीक है, तो ही वॉज मच, कंपैरिजन किस में हो रहा है, उसमें और मुझ में।
कि वो ज़्यादा सरप्राइज था मेरे से। तो ही क्या है, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटीज में होता है, सेम क्वांटिटीज के बीच कंपैरिजन होता है। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, आई। तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। तो ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई। नाउ द फाइव ब्रदर्स आर डेगर्सट्रॉन। डेगर्सट्रॉन एक इडियम है जिसका मतलब होता है दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी होती। The five brothers are Daggerstrong, so they feel it below their dignity to talk to each other. तो देखिए फाइव ब्रदर्स की बात हो रही है, तो फाइव ब्रदर्स की बात हो रही है ना, तो ईच अदर तो नहीं आएगा, तो देख के ही एरर पता चल रही है, आ जाएगा वन अनदर, ठीक है ना। तो ईच अदर यूज होता है दो के लिए, वन अनदर यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, ठीक है ना। चलिए, शी वॉज मोर गेरिलस, गेरिलस कहते हैं झगड़ालू, देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स, ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स, वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू थी अपनी तीनों बहनों में से। तो देखिए थ्री सिस्टर्स है ना, मोर देन टू की बात हो रही है, तो ईदर तो नहीं आएगा क्योंकि ईदर नीदर दो के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एनी। आप यहाँ पे लिख सकते हो एनी ऑफ हर सिस्टर्स थ्री, यहाँ पे आप लिख सकते हो वन ऑफ हर थ्री सिस्टर्स, या फिर आप पे एनी वन ऑफ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एनी लगा दो, वन लगा दो, एनी वन लगा दो, तीनों ही सही है। तो एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर, तो ये थी आज की एरर। और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर ग्रुप पे आके आप मेरे को ग्रुप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क का आंसर ज़रूर करिए, ठीक है ना। चलिए, सो ये था आज का हमारा सेशन। सो अब क्लासेस डेली होंगी, डेली सेशन अपलोड होंगे, सो डोंट वरी, कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। प्रोनाउन का ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, थोड़ा सा 3-4 वीडियोज़ आनी है, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें, और जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी ग्रुप पे, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, सो दैट कि हमारा मोटिवेशन भी थोड़ा डबल हो जाए, ओके। सो पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट। चलिए।